उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बस अब से थोड़ी ही देर में करने वाली है। उम्मीद यह की जा रही है कि दूसरी लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अब से थोड़ी ही देर में होगा। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी को 15 सीट और अपना दल को 18 से 20 सीटें देने का मन बना लिया है। 30 बड़े नेताओं के नामों वाली स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई है और इस स्टार प्रचारक सूची में सबसे ऊपर नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम इस सूची में शामिल नहीं है। और आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। मेरे सहयोगी अभिषेक मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, भारतीय जनता पार्टी वार पर वार उस समय झेल रही थी जब दो बड़े मंत्री, कई एमएलए और नेता बीजेपी का साथ छोड़ सपा में शामिल हुए, लेकिन आज अपर्णा यादव की एंट्री हुई भारतीय जनता पार्टी में। और क्या लखनऊ कैंट की सीट अपर्णा यादव को मिल सकती है? किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, किसको कौन सी सीट, किस सहयोगी को कितनी सीटें? देखिए बिल्कुल गौरव, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग करा करके बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने लगाने का काम किया है। पहला निशाना था समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के परिवार पर, यानी कि परिवार से जब छोटी बहू बीजेपी में आती है और ये बात करती है कि राष्ट्रवाद को लेकर के उसकी लड़ाई यहां से चलेगी, तो इशारा करने को काफी है कि जिस विकास की बात अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में कर रहे हैं उसके क्या मायने हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार में सेंधमारी का काम बीजेपी ने एक निशाने पे किया। दूसरा ये कि जिस तरीके से तमाम नेताओं की आवाजाही पिछले दिनों दिखाई दी थी, 3 मंत्री और कई विधायक लगातार बीजेपी से सपा के खेमे में गए, तो कहीं ना कहीं उसका बदला भी बीजेपी ने लिया है और ये बात बता दी है कि कहीं ना कहीं जो विचार की लड़ाई है उसमें बीजेपी आगे है और अपर्णा यादव का उस खेमे से यहां पर आना इस बात को दिखाता है। लेकिन तैयारी इतनी ही नहीं है गौरव, आगे भी उम्मीद की जा रही है कि और बड़े जो नेता हैं वो बीजेपी में आते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है जिसको लेकर के उम्मीद की जा रही है कि लगातार अब प्रचार के मोड में भी बीजेपी जाने की पूरी तैयारी में है। तो वहीं आने वाले समय में जिस तरीके से आज सूचना है कि तीसरे और चौथे चरण की उम्मीदवार भी सामने आ जाएंगे, इससे साफ लगता है कि बीजेपी अब मिशन 2022 उत्तर प्रदेश को पूरा करने के लिए हर तरीके से कहीं ना कहीं अब पूरी रणनीति के साथ मैदान में है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वह अखिलेश यादव, जहां पहले बहुरानी चली गई और उसके बाद अब कहीं ना कहीं प्रचार के जरिए बीजेपी सीधी चुनौती देने को तैयार है। जी, दूसरी तरफ बीजेपी ये भी अब वार कर रही है अखिलेश यादव पर। एक तरफ बीजेपी की सूची अब से थोड़ी देर में आएगी, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव अगर आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं, जैसा वो इशारा दे चुके हैं कि वो आजमगढ़ की जनता की अनुमति लेकर ही कोई घोषणा करेंगे, बीजेपी सेफ सीट लेकर भी समाजवादी पार्टी पर वार कर रही है। देखिए बिल्कुल, और आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का जो बात सामने आ रही है उससे अखिलेश यादव चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस मैसेज को दिया जाए, क्योंकि पूर्वांचल की लड़ाई इस वक्त जो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए साख का सवाल बन गई है। 2017 में 164 सीटों में 115 पर बीजेपी थी, लेकिन इस बार के जो समीकरण अखिलेश यादव पूर्वांचल में बैठा रहे हैं, ओपी राजभर का साथ है, केशव मौर्य महान दल का साथ है और अन्य छोटे दलों के साथ में उन्होंने पूरी जो कोशिश की है उसको एक बल देने के लिए कहीं ना कहीं आजमगढ़ से अगर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी देखती है। हालांकि बीजेपी को इस बात की परवाह नहीं है। तमाम नेताओं ने बार बार ये कहा है और खुद जब ये बात सामने आई तो बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव अपनी हार को शायद मान रहे हैं, इसलिए आखिरी दांव खेलते हुए वो भी अब मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा गौरव, क्योंकि पूरे तौर पे हम देख रहे हैं कि गोरखपुर से किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ाई में है, पूर्वांचल की वो सीट है, उप मुख्यमंत्री सिराथू से मैदान में है, वो भी पूर्वांचल की सीट है, प्रधानमंत्री मोदी खुद बनारस से आते हैं। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो समीकरणों के हिसाब से ये लड़ाई जो है एक बार फिर से पूर्वांचल में जाएगी और आजमगढ़ से ही कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। जी, आप रहिए मेरे साथ। बड़ी खबर इस वक्त की, अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत इस समय दिए हैं। अखिलेश यादव चुनाव लड़ने के सवाल पर
उन्होंने यह कहा कि अगर उन्होंने चुनाव लड़ा तो पहले आजमगढ़ की जनता से वो अनुमति लेंगे और फिर लड़ेंगे। वहीं परिवार की बहू अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर उन्होंने बधाई तो दी, ये कहा कि नेताजी ने अपर्णा यादव को समझाने की बहुत कोशिश की थी। सुनिए। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा। और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उस विकल्प में समाजवादी पार्टी के साथ इतने बड़े पैमाने पे जनता खड़ी है और जनता का साथ देने के लिए समाजवादी लोग खड़े हैं। तो ये आपको याद होगा, 2 दिन पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो इसीलिए की थी कि उस दिन कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं तोड़ेंगे, जो आना चाहेंगे उन्हें नहीं लेंगे। इसलिए जो टच वाली बात है ना, अगर कुछ इधर टच में तो हमारे उधर टच में है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं है और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है। ये मन से चुनाव तो नहीं लड़ने वो जा रहे हैं, भरे मन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी जी को, आदरणीय केशव मौर्य को जो लड़ाने की बात की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो वहां इनके और सदस्य उठा ही रहे होंगे कि आखिर आप क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो अब भरे मन से ये एक अभी आवाज है, चुनाव लड़ना पसंद करते नहीं है। बैकडोर से आए थे तो बैकडोर से ही वो सत्ता पाए थे, इसलिए मैदान में जाने वाले लोग जो होते हैं वो मैदान में हमेशा दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा भाव के लिए मैदान में रहता है, और ये स्वार्थ के लिए आज और या मजबूरी के तहत चुनाव में जा रहे हैं, तो उसका परिणाम उनको पता है, अच्छी तरह से पता है। सपा हो या कांग्रेस हो, ये परिवारवादी पार्टियां थी, अब ये परिवार भी नहीं संभाल पा रही हैं। और मुझे लगता है कि चुनाव आते आते तक उत्तर प्रदेश में ये सारे दल बैठ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से फिर जीतेगी। दागियों और बागियों के जुगाड़ से विपक्ष का चौधरी बनने की जंग चल रही है। अब दागियों और बागियों के जुगाड़ से विपक्ष का चौधरी बनने की जिस पार्टी में और जिन पार्टियों में जंग चल रही हो, आप देख रहे हो, कोई जो है उत्तर प्रदेश में कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और उनको लगता है कि हम विपक्ष का चौधरी बन जाएं। लेकिन एक बात उत्तर प्रदेश में बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश में फिर से कभी भी किसी भी रूप में उत्तर प्रदेश की जनता न कमीशन को, न करप्शन को, न कम्युनलिज्म को बढ़ावा देगी, न उसके इर्द गिर्द सत्ता को आने देगी। और आज इस बात का एहसास उन विपक्ष के चौधरी बनने की जो चौधराहट कर रहे हैं उनको भी इस बात का एहसास है। इसलिए देखिए आपकी कहां से आकर के और विपक्ष की चौधराहट की चूचू के मुरब्बे जैसी जो है वो चाल चल रहे लोग। और हाल ही में अखिलेश यादव की सेंधमारी का जवाब बीजेपी ने उन्हीं के परिवार में एक बड़ी सेंधमारी से दिया है। मुलायम सिंह यादव के परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुई। जिस बीजेपी से समाजवादी पार्टी का सीधा सामना है, उसी पार्टी में अपर्णा यादव का शामिल हो जाना समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है।
और बीजेपी में आने के बाद अपर्णा यादव ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की जमकर तारीफ की। अपर्णा यादव ने यह कहा कि वो राष्ट्र की आराधना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन रही हैं। मैंने हमेशा से राष्ट्र को अपना धर्म माना है और मैं हमेशा राष्ट्र के लिए ही अपने कोई भी चीज निर्णय लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मेरी एक नई पारी है। मैं राष्ट्र आराधना के लिए निकली हूँ और बस मैं यही कहूंगी सभी से कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बहुत प्रभावित हूँ और उनकी जितनी भी नीतियां हैं महिलाओं के लिए, उनके स्वावलंबी जीवन के लिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए, ये मुझे नैतिक रूप से बहुत भाती हैं। मैं परिवार से कोई विमुख वाली बात नहीं रखूंगी। मैं बस इतना कहूंगी कि मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है और प्रदेश में जिस प्रकार से 5 सालों में काम हुआ है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के नेतृत्व में और जितनी भी जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं नारी सशक्तिकरण के लिए, रोजगार के लिए और सभी चीजों के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ये बहुत ज्यादा जो है मुझे लगता है कि प्रभावशाली है। मेरे लिए पार्टी जो भी सुनिश्चित करेगी वो मेरे लिए शिरोधार्य होगा। मैं किसी शर्त पे यहाँ नहीं आई हूँ। मुझे बस इतनी बात कहनी है कि भाजपा सरकार बनाएगी। कांग्रेस को समर्थन देने वाले मुस्लिम नेता तौकीर रजा खान की नफरती और देशद्रोह भरी तकरीर अब सामने आई है। तौकीर रजा ने एक बार फिर कहा है कि राजधानी दिल्ली में जो बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ था उसकी असलियत कुछ और ही थी और अगर इसकी सही जांच हो जाए तो पता चलेगा कि बाटला हाउस इनकाउंटर में जो मारे गए थे वो आतंकवादी नहीं थे, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। मुझसे कहा था कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस इनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा। पुलिस के मनोबल की उन्हें ज्यादा परवाह थी, हमारे मनोबल की, 20 करोड़ मुसलमानों के मनोबल की परवाह नहीं थी। हमारे बच्चों को इस तरह अलल एलान आतंकवादी कहकर मार डाला गया। आतंकवादियों को शहीद बताना ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने ये प्रयास किया है और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। सलमान खुर्शीद जी ने भी उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्षा के लिए यही कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के मृत शरीर को देख करके आदरणीय सोनिया गांधी 3 रातों तक सो नहीं पाई थी और वो बहुत रोई थी। तो ठीक इसी प्रकार की बात आज मौलाना तौकीर रजा भी कह रहे हैं। कहीं ना कहीं तौकीर रजा और सोनिया जी, तौकीर रजा और कांग्रेस पार्टी दोनों की सोच एक समान है। आतंकवादियों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करना और वोट की राजनीति करना, यह दुखद है।